इस लेक्चर में 22 जून से लेकर 24 जून तक के इंपॉर्टेंट टॉपिक जो द हिंदू, पीआईबी और इंडियन एक्सप्रेस में रहे हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है नेट ग्रिड। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। नेट ग्रिड क्या है बस इतना जानना है। रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है जो गृह मंत्री, उन्होंने इसके सीईओ का टाइम पीरियड कर्टेल कर दिया है। सीईओ का मतलब है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होते हैं नेट ग्रिड के। नेट ग्रिड की फुल फॉर्म है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। इसके सीईओ का टेन्योर कम कर दिया है, कर्टेल कर दिया है, यानी कि कार्यकाल। मिस्टर गुप्ता का जो टाइम पीरियड था वो एक्सटेंशन किया गया था और एडिशनल सेक्रेटरी की रैंक की अपग्रेड की गई थी इसकी पोस्ट का, सीई की पोस्ट का। 1989 के बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं मिस्टर गुप्ता, जिनको सीईओ बनाया गया था और इनका टाइम पीरियड एक्सटेंड किया गया था। ये जानने की ज़रूरत नहीं है, हमें जानना है कि नेट ग्रिड है क्या। नेट ग्रिड जैसे इसकी फुल फॉर्म हमने जानी, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, एक ऑनलाइन डेटाबेस है। ये समझ लो एक इंटरनेट पे साइट है, प्लेटफॉर्म है जिसपे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा एक साथ मिलता है। 20 संस्था, 20 संस्थाओं से ज़्यादा, 20 ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा इस ये ऑर्गेनाइजेशन है जो इनकी इन्फॉर्मेशन एक प्लेटफॉर्म पे मिलती है। जैसे टेलीकॉम सेक्टर हो गया या टैक्स रिकॉर्ड, बैंक, इमाइग्रेशन, यानी कि हमारी कंट्री में बाहर विदेश से कौन आया है, बैंकिंग के बारे में डेटा, लोगों का डेटा, टैक्स रिकॉर्ड, किसने कितना टैक्स भरा है, ये सब डेटा एक प्लेटफॉर्म पे मिलता है। फ़ायदा क्या है इसका? फ़ायदा ये है जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी होती हैं, जैसे आईबी है इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, 10 से ज़्यादा, कम से कम 10 सेंट्रल एजेंसी हैं जैसे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है ईडी। ये अगर एजेंसी कोई डेटा चाहते हैं किसी आदमी का तो इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। इससे फ़ायदा क्या होगा? जब जानकारी मिल जाएगी तो फ़ायदा ये होगा, अगर इन एजेंसीज़ को काउंटर टेरर इन्वेस्टिगेशन करनी है, कोई आतंकवादी गतिविधियां रोकने के लिए छानबीन करनी है, जांच करनी है, इन्हें शक है किसी पे, तो इसका डेटा, किसी आदमी का डेटा यहाँ पे मिल जाएगा और काउंटर टेरर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। ये कब लॉन्च किया गया था नेट ग्रिड? ये प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन डेटाबेस, ये लॉन्च किया गया था 2009 में। 2009 में क्यों? क्योंकि देखो 2008 में 26 नवंबर 2008 को मुंबई में ताज होटल पे टेरर अटैक हुआ था। एक आतंकवादियों ने हमला कर दिया था जिसे बोलते हैं 26/11 का मुंबई टेरर अटैक। 26/11 इसलिए क्योंकि 26 नवंबर 2008 को हुआ था। उसके बाद 2009 में नेट ग्रिड का एस्टेब्लिशमेंट किया गया, इसको बनाया गया। नेक्स्ट टॉपिक है, एक ड्रैगन फ्लाई मिली है केरल में फर्स्ट टाइम। ये है ड्रैगन फ्लाई, देख रहे हो जो, इसका नाम जानना हमें और कौन से एरिया में मिली है केरल में, इतना जानना है। इसका नाम है स्पाइनी हॉर्नटेल। साइंटिफिक नाम क्या है इसका? बर्मागोम्फस चोकुलेंसिस। ये साइंटिफिक नाम याद ना भी रहे तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये स्पाइनी हॉर्नटेल इसका नाम है, ये याद रहना चाहिए। ये कहाँ पे मिली है? देखो यूपीएससी स्पीसीज़ के बारे में 2022 में भी पूछा कि नाम दे देगा, ये पूछ लेगा इनमें से कौन सा क्या है, बर्ड हैं, एनिमल हैं या होमो स्पीसीज़ हैं या क्या हैं, ऐसे पूछ लेता है। इस बार तो पूछ लिया था, 3 बर्ड दिए होते, एक मछली दी हुई थी, आपको बताना था इसमें से बर्ड कौन सा नहीं है, तो इस तरह का पूछ लेता है। इसको, ये स्पाइनी हॉर्नटेल है, बर्ड है एक, ये समझ सकते हो आप इसके बारे में, तो ये याद होना चाहिए आपको। जो स्पाइनी हॉर्नटेल है कहाँ पे ढूंढा गया? केरल में जो कैन्नूर नाम की जगह है, कैन्नूर में कोट्टियूर फॉरेस्ट है, कोट्टियूर का जंगल है, वहाँ पे ये डिस्कवर किया गया। वेस्टर्न घाट में पड़ता है ये, केरल में वेस्टर्न घाट में, जैसे ये अपना इंडिया है, यहाँ पे केरल है, केरल के वेस्टर्न घाट जो एरिया है, पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ जो, वहाँ पे ये ढूंढा गया। और इससे पहले देखो ये अर्लियर महाराष्ट्र में देखा गया था ड्रैगन फ्लाई, और अब देखा गया केरल में पहली बार, केरल में पहली बार देखा गया, वरना इससे पहले महाराष्ट्र में भी देखा जा चुका है ये स्पीसीज है जो। इसके बारे में और ज़्यादा कुछ जानना है नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है, एक स्पीसीज मिली है बैट की जो बम्बू पे रहती है। बैट का मतलब चमगादड़, चमगादड़ ये बम्बू पे रहती है, बम्बू का मतलब बांस पे रहती है। ये कहाँ देखी गई? ये न्यू स्पीसीज है, कहाँ पे देखी गई? मेघालय में। कौन सी स्पीसीज है ये देख सकते हो आप, ये है बैट चमगादड़, बहुत ही छोटी सी है, ये आदमी का ये उंगली है, उंगली पे बैठी हुई है, अंगूठे पे बैठी हुई है, इतनी छोटी सी है, बहुत ही छोटी सी बैट चमगादड़। और देखो ये बैट है, चमगादड़ है ना, ये किस कैटेगरी में आता है? ये उड़ता है, ये उड़ता है, लेकिन बर्ड की पक्षी में, मतलब बर्ड है जो पक्षी है उसकी कैटेगरी में नहीं आता, ये एनिमल की कैटेगरी में आता है, पशु है ये बैट चमगादड़। मेघालय में, ये देख रहे हो आप मेघालय का मैप यहाँ पे, और मेघालय और असम का जो बॉर्डर है इस वाले एरिया में, यहाँ पे ये मेघालय है,
और ये असम और मेघालय के बॉर्डर पे मिला है न्यू स्पीसीज, जो बम्बू पे रहता है। मेघालय में ये री भोई डिस्ट्रिक्ट है जो, वहाँ पे मिला है ये न्यू स्पीसीज। ये स्पीसीज है, यहाँ पे एक फॉरेस्ट एरिया है मेघालय में जिसका नाम है नोंग खिलेम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पे देखा गया है। और इसका नाम जो है स्पीसीज का, इसके नाम पे ही रखा गया है गिलिस्क, ये गिलिस्क रोपस मेघालयानस, क्योंकि मेघालय में मिला है इसलिए मेघालय का नाम रख दिया। यहाँ पे नोंग खेलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसके नाम से ये गिलिस्क रोपस मेघालयनस इसका नाम लिया है बैट का, जो ये नई चमगादड़ मिली है ना बैट, उसके इसका नाम है ये गिलिस्क रोपस मेघालयनस। ये पूछ ले क्या है, ये बैट है, चमगादड़ की एक प्रजाति है, बस इतना आपको याद रखना है। इसकी कैटेगरीज कितनी क्या है इतना आपको कोई याद नहीं रखना। ये पहली बार यहाँ पे देखा गया, और ये देखो सिर्फ इंडिया में ही नहीं पाया जाता है, ये साउथ एशिया की और भी कंट्रीज़ में पाया जाता है। साउथ एशिया में कंट्री आपको पता है 8 कंट्री आती हैं, पाकिस्तान भी आता है, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स। नेक्स्ट टॉपिक है क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ने अभी कई सारे सेक्टर को इन क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डिक्लेयर किया है। ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होते हैं इसके बारे में हमें जानना मेनली। कौन कौन से अभी ऐसे सेक्टर हैं जिनको क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में डिक्लेयर किया गया है। एक है आईटी रिसोर्सेज के, ये आईसीआईसी बैंक ये डिक्लेयर किया है कि ये क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में आता है। एक एचडीएफसी बैंक को डिक्लेयर किया है। एक है एनपीसीआई जो यूपीआई बेस्ड इन जितने भी पेमेंट होती हैं उसको रेगुलेट करती है, एनपीसीआई। तो ये 3 सेक्टर क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की कैटेगरी में डाले गए हैं। इसका मतलब क्या है, अगर किसी को क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की कैटेगरी में डालते हैं तो इसका मतलब ये है, ये ऐसी इन्फॉर्मेशन देते हैं, ऐसी सूचना देते हैं जो हमारे देश के हित में है, हमारी देश की जो नेशनल सिक्योरिटी है, राष्ट्रीय सुरक्षा है, उसके लिए इम्पोर्टेंस है। अगर इन पे कोई प्रभाव पड़ता है तो नेशनल सिक्योरिटी पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और भी देखो बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जिनको क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन सेक्टर की लिस्ट में डाला गया है, जैसे डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी, बैंकिंग एंड फाइनेंस डाला गया, उनमें कई सारे बैंक को इंक्लूड करते रहते हैं, जैसे अभी एचडीएफसी बैंक को इंक्लूड किया इसमें, आईसीआई बैंक को, एनपीसीआई ये नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई, ये जो फूड एंड ग्रोसरी, एनर्जी सेक्टर, डेटा एंड क्लाउड, स्पेस, एजुकेशन, रिसर्च एंड इनोवेशन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, वाटर, हेल्थ, ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में आते हैं। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं ये सारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो होते क्या है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, हमने ऊपर जाना क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होते हैं। और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होते हैं, देखो कोई भी हो सकता है, फिजिकल या साइबर सिस्टम, कोई बिल्डिंग बनी हुई है, कोई मान लो सर्विस सेक्टर है, या कोई ऐसा सेक्टर है जिसकी वजह से हमारे नेशनल इम्पोर्टेंस है, जिसकी नेशनल इम्पोर्टेंस है, और अगर उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, अगर मान लो उस इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई मान लो बिल्डिंग है, कोई गिर जाती है, उसकी इतनी इम्पोर्टेंस थी कि वो बहुत ही ज़रूरी था इंडिया के लिए, हमारे देश के हित में था, लोगों की भलाई के लिए था, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा। ऐसे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को या साइबर स्पेस सिस्टम को क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की कैटेगरी में डाल देते हैं। इसमें कुछ भी आ सकता है, चाहे इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए हो, फिजिकल या पब्लिक हेल्थ या सेफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट हो, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर आ सकता है, जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक है पीएम ई विद्या, ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इम्पोर्टेंट है। यूनेस्को ने एक इंस्टीट्यूशन है हमारे इंडिया का, यूनेस्को ने उसको रिकग्निशन दिया है। ये है इंस्टीट्यूशन सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ये एनसीईआरटी है जो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसका ही एक कंस्टिट्यूएंट यूनिट है, ये समझ लो इसी का ही पार्ट है ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। इसको यूनेस्को ने रिकग्निशन दी है आईसीटी के एरिया में, मतलब आईसीटी फील्ड में, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, आईसीटी का मतलब है, यानी कि स्कूल एजुकेशन में आईसीटी का यूज में इसको रिकग्निशन दी है सीआईईटी को। और यूनेस्को के बारे में आप जानते हो, यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है, और यूनेस्को ने इस
सीट जो इंस्टीट्यूट है, सीट बोलेंगे हम शॉर्टकट में इसको, सीट को, इस इंस्टीट्यूशन को एक अवार्ड दिया है। यूनेस्को का ये अवार्ड है, 2021 का अवार्ड दिया है यूनेस्को ने। नाम है किंग हमद बिन ईसा अल खलीजा प्राइज, ये प्राइज़ दिया है। देखो ये जो प्राइज़ का नाम रखा है, जो बहरीन एक कंट्री है ना, सऊदी अरबिया के पास है बहरीन, आपने देखा होगा, ये है सऊदी अरबिया। यहाँ पे आप देख रहे हो ये यूएई, और इसके ऊपर छोटा सा है ये ऊपर कतर, और इसके यहाँ पे कोने पे छोटा सा है ये बहरीन, ये यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। बहरीन जो कंट्री है, इसके किंग थे, इनके किंग के नाम पे ये अवार्ड का नाम रखा हुआ है, प्राइज का नाम रखा हुआ है। ये दिया है पीएम ई विद्या के अंदर। पीएम ई विद्या जो स्कीम है ये लॉन्च की थी 2020 में, और ये पीएम ई विद्या इस इंस्टीट्यूट में भी चलाई जा रही है, तो इस इंस्टीट्यूट को भी प्राइज़ दिया है। और पीएम विद्या के अंदर ये पीएम विद्या जो प्रोग्राम है ये क्या है, 2020 में लॉन्च की थी। ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम हमारे इंडिया में एजुकेशनल सेक्टर को प्रमोट करने के लिए लॉन्च किया गया था, डिजिटल एजुकेशन को, यानी कि जो घर बैठे कोरोना के टाइम में डिजिटल एजुकेशन के थ्रू शिक्षा प्राप्त कर सकें, इसलिए इस स्कीम को, प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था, प्रधानमंत्री ई विद्या को, पीएम ई विद्या शॉर्टकट में। इसके थ्रू बहुत सारे टीवी चैनल, रेडियो पे ब्रॉडकास्टिंग, पॉडकास्टिंग की जाती है, ई लर्निंग कंटेंट ऑनलाइन दिया जाता है पीडीएफ फॉर्म में, बुक्स वगैरह, जिसके थ्रू बच्चे या कोई भी पढ़ना चाहता है घर बैठ के पढ़ सके। और टीवी चैनल पे भी देखो, टीवी पे बहुत सारे चैनल आते हैं स्पेशल एक क्लास के लिए, एक सब्जेक्ट के लिए, ताकि घर बैठे बैठे वो देख सकें, जो भी मान लो कोई सब्जेक्ट के बारे में उन्हें पढ़ना है तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन घर बैठे टीवी चैनल पे ले सकें। नेक्स्ट टॉपिक है फीमेल मेल एंड ओपन कैटेगरी। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है बस। स्विमिंग का इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है फीना। जैसे स्विमिंग में कंटेस्ट होता है, यानी स्विमिंग में इंटरनेशनल, मान लो जैसे क्रिकेट में भाई साहब, क्रिकेट में टूर्नामेंट वगैरह होते हैं इंटरनेशनल, इसी तरह से स्विमिंग में होता है इंटरनेशनल, जो भी इवेंट होते हैं उनको इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है एक फीना नाम की, ये गवर्न करती है, यानी कि रूल्स रेगुलेशन बनाती है। इससे पहले क्या होता था कि 2 कैटेगरी हुआ करती थी, मेल और फीमेल, यानी कि मैन और वुमन की, और जो ट्रांसजेंडर हुआ करते थे वो पार्टिसिपेट कर सकते थे, यानी कि अगर मान लो किसी ने, कोई लड़का पैदा हुआ है बॉय, वो लड़की में चेंज कर लिया और लड़की फीमेल कैटेगरी में वो खेल रही है अब, या कोई लड़की पैदा हुई थी गर्ल और उसने लड़के में अपना जेंडर चेंज करा लिया और वो एज ए बॉय की तरह खेल रहा है। लेकिन अब क्या एक नया चेंज किया है इसने कहा है, देखो अगर किसी ने 12 साल से पहले अपना जेंडर चेंज करा है और वो ट्रांसजेंडर है अब, यानी कि जेंडर चेंज करा लिया 12 साल से पहले, अगर कोई लड़का था तो लड़की बन गई, लड़की थी तो लड़का बन गया, उससे पहले करा है तो वो उस कैटेगरी में आ सकता है, मेल या फीमेल या वुमन, जो अब मैन और वुमन है अब है जो। लेकिन अगर उसने 12 साल के बाद अगर अपना जेंडर चेंज कराया है 12 साल के बाद, तो फिर वो क्या है, ओपन कैटेगरी से अपना फॉर्म भरेगा और स्विमिंग कंटेस्ट में, यानी कि स्विमिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा। समझ में आया ना? 12 साल के बाद अगर जेंडर चेंज कराया है तो ओपन कैटेगरी में वो कॉम्पीट करेगा, मुकाबला करेगा। ट्रांसजेंडर है जो, अगर 12 साल से पहले कराया उसने अपना जेंडर चेंज, तो फिर अगर 12 साल से पहले मान लो लड़का था और अब लड़की बन गया वो, तो लड़की की कैटेगरी में, वुमन की कैटेगरी से वो कंपटीशन लड़ सकता है। अगर 12 साल के बाद कराया तो फिर ओपन कैटेगरी में कॉम्पीट करेगा। तो 3 कैटेगरी डिफाइन की हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ऑस्ट्रेलिया सीक्स टू रीवाइटलाइज इंडो पैसिफिक टीज। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया देखो ऑस्ट्रेलिया का सिक्योरिटी पार्टनरशिप, मतलब सिक्योरिटी में पार्टनर है, सुरक्षा में पार्टनरशिप करते हैं एक दूसरी कंट्री। इंडो पैसिफिक जोन के लिए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर हैं ऑस्ट्रेलिया के। अभी ये इंडिया की विजिट पे आना चाहते थे, यानी कि आने वाले हैं। तो इससे पहले ये डिस्कस किया गया कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की सिक्योरिटी पार्टनरशिप कितनी है, इसको आगे और रीवाइटलाइज किया जाए, यानी कि आगे और प्रमोट किया जाए, रेजुवनेट किया जाए। ये फर्स्ट हाई लेवल विजिट होगी ऑस्ट्रेलिया से, जब नई गवर्नमेंट बनी है ऑस्ट्रेलिया में नई गवर्नमेंट बनी है, उसके बाद पहली विजिट होगी ये। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस कोऑपरेशन क्या है,
देखो ये स्टेटमेंट आपको याद रखनी है क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम में ऐसी स्टेटमेंट दे के पूछ लेता है। जॉइंट डिक्लेरेशन ऑन सिक्योरिटी कोऑपरेशन, ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। एक एमओयू साइन हुआ है डिफेंस कोऑपरेशन में। एमओयू का मतलब है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि एक एग्रीमेंट समझ लो, समझौता, जिसका नाम है जॉइंट डिक्लेरेशन ऑन सिक्योरिटी कोऑपरेशन, यानी कि एक दूसरी कंट्री में सिक्योरिटी इंक्रीज करने के लिए ये एग्रीमेंट साइन हुआ डिफेंस के क्षेत्र में। इसमें जो सर्विस चीफ हैं या रेगुलर नवल एयरफोर्स आर्मी के जो चीफ हैं, इनमें आपस में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में टॉक होती रहती है, बातें होती रहती हैं, और एक दूसरी कंट्री के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और सेमिनार वगैरह कंडक्ट कराए जाते हैं। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जो डिफेंस रिलेशनशिप हैं उनमें मेजरली देखो स्ट्रेटजिक डायलॉग, कोऑर्डिनेशन, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज ये होता है। मिलिट्री एक्सरसाइज होती है एयर में, मैरीटाइम फोर्सेस में, दोनों के बीच में, और ग्राउंड पे यानी कि आर्मी नेवी एयरफोर्स के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज होती है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ट्रेनिंग एक्सचेंज होती है। डिफेंस साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन है, एक दूसरी कंट्री को डिफेंस में कोई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुआ है तो उसको शेयर करते हैं एक दूसरी कंट्री, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। नेक्स्ट टॉपिक है मेजर इकोनॉमिक फोरम ऑन एनर्जी एंड क्लाइमेट, MEF बोलते हैं शॉर्टकट में इसको। ये समझ लो एक इंस्टीट्यूट है या ऑर्गेनाइजेशन है ये। इसकी अभी एक वर्चुअल मीटिंग हुई जिसमें हमारे यूनियन मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया, और यहाँ पे देखो ये जो MEF के मेंबर थे इन्होंने लॉन्च किया एक ग्लोबल मूवमेंट लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। ये लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट ये देखो इंडिया में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, और ये एक ग्लोबल मूवमेंट की तरह लॉन्च किया। लाइफ शॉर्टकट में फुल फॉर्म है इसकी लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। यहाँ पे टारगेट क्या है इस मीटिंग का, जो MEF की जो मीटिंग कराई गई इसका टारगेट ये है, दोनों चाहे डेवलप्ड कंट्री हो चाहे डेवलपिंग कंट्री हो, यानी कि विकसित देश या विकासशील देश डेवलपिंग कंट्री, ये दोनों एनर्जी सिक्योरिटी के लिए पार्टिसिपेट करें, और जो क्लाइमेट क्राइसिस है उसको टैकल करने के लिए पहले से ही जो COP27 होगी, COP27 का मतलब है UNFCCC, जो ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसकी हर साल मीटिंग होती है जिसे बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP। 27वीं मीटिंग होगी COP27, यानी कि इस साल होगी जो 2022 में नवंबर दिसंबर के टाइम में, अक्टूबर नवंबर के टाइम में। उससे पहले क्लाइमेट क्राइसिस को टैकल करने के लिए स्टेप ले कुछ डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री, इसके बारे में डिस्कस किया गया है। ये टारगेट था इसकी मीटिंग का, MEF की मीटिंग जो हुई है। जो MEF है ये कब लॉन्च किया गया था और किसने लॉन्च किया था? US के जो प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा, 2009 में इसको लॉन्च किया गया MEF को। इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया है 2022 में MEF में। इंडिया ऑलरेडी देखो क्या क्या काम कर चुका है क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए। क्लाइमेट जो क्राइसिस है, जलवायु संकट जो हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, उससे निपटने के लिए और ग्रीन हाउस गैस का इमिशन रोकने के लिए इंडिया ने क्या क्या कदम उठाए हैं। एक तो देखो 159 गीगावाट का नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका है इंडिया। दूसरा काम क्या क्या है, लास्ट 7.5 ईयर में इंडिया ने सोलर एनर्जी कैपेसिटी इंक्रीज़ की है लगभग 18 टाइम्स, 18 गुना। इंडिया का जो एनुअल पर कैपिटा इमिशन है वो ग्लोबल जितनी भी एवरेज है उससे बहुत ही कम है, ओनली थर्ड है, यानी कि एक तिहाई है जितना ग्लोबल एवरेज है पर कैपिटा इमिशन। पर कैपिटा इमिशन का मतलब है जितना भी कार्बन इमिशन होता है, कार्बन का उत्सर्जन होता है, ग्रीन हाउस गैस का इमिशन होता है इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में, ग्लोबल एवरेज जितनी भी है औसत उससे एक तिहाई कम इंडिया के लोगों की पर कैपिटा इमिशन है। और ग्रीन हाउस गैस 4% से लेस इमिशन करता है इंडिया। और इंडिया ने देखो जब COP26 हुई थी 2021 में, अक्टूबर नवंबर में COP26 हुई थी, UNFCCC की मीटिंग हुई थी 26वीं, वहाँ पे एक पंच अमृत गोल भी डिफाइन किया था, यानी कि लॉन्च किया था। पंच अमृत में 5 टारगेट रखे थे क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए। ये कई बार हमने डिस्कस किए हुए हैं, अलग लेक्चर में भी डिस्कस किए हुए हैं। और इंडिया का टारगेट यही है कि कार्बन पॉलिसी, जो लो कार्बन पॉलिसी बनाई जाए ताकि जो ग्रीन हाउस गैस का इमिशन रोका जाए और मोबिलिटी बढ़ाई जाए। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी लॉन्च किया है, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ताकि हाइड्रोजन फ्यूल का यूज किया जाए जिससे कार्बन इमिशन ना के बराबर हो, क्योंकि व्हीकल से कार्बन इमिशन कम होता है, यानी कि होता ही नहीं है जब हाइड्रोजन फ्यूल अगर व्हीकल में यूज होगा। नेक्स्ट टॉपिक है
ग्रीन हाइड्रोजन ये नेक्स्ट टॉपिक, ये 23 जून के करंट अफेयर है, 23 जून का फर्स्ट टॉपिक है। ग्रीन हाइड्रोजन देखो इसके बारे में हमने अलग से लेक्चर में पढ़ा हुआ है, इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो इसके लेक्चर को जाके डिटेल में कि क्या होता है ग्रीन हाइड्रोजन। शॉर्टकट में मैं बता देता हूँ ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब ये है, हाइड्रोजन आप जानते हो H2O वाटर हो गया, अगर इसमें से वाटर में से H2 अलग कर दें प्रोसेस के जरिए तो हाइड्रोजन निकल जाएगा। लेकिन अगर मान लो H2O में से हम हाइड्रोजन अलग कर रहे हैं और मान लो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस यूज कर रहे हैं, यानी कि बिजली चाहिए हमें प्रोसेस को करने के लिए, जो बिजली हम यूज कर रहे हैं वो बिजली ऐसा ना हो कोयले से बनी हो, कोल से, क्योंकि अगर कोयले से बिजली बनेगी तो कोयला जलाने से हीट जनरेट किए, हीट से टरबाइन घुमाए और बिजली जनरेट की है, एनर्जी बनाई है, पावर जनरेट की है, तो इस कोयले से तो कार्बन इमिशन हुआ है ना। लेकिन हम ऐसी बिजली यूज करेंगे जो नवीनीकरण हो, रिन्यूएबल एनर्जी हो, जैसे सोलर एनर्जी, सूरज से बनने वाली बिजली, या विंड एनर्जी, हवा से बनने वाली बिजली हमने यूज की H2O से हाइड्रोजन अलग करने में और हाइड्रोजन बना दिया, और जो ये हाइड्रोजन बना ये हो गया ग्रीन हाइड्रोजन, क्योंकि हमने इसमें कुछ भी कार्बन इमिशन नहीं किया और जो ये हाइड्रोजन बन के तैयार हुआ ये है ग्रीन हाइड्रोजन। अभी न्यूज में इसलिए देखो, अदानी ग्रुप एक कंपनी है, समझ लो अदानी ग्रुप, इसने फ्रांस की एक कंपनी से टाई अप किया है। फ्रांस की कंपनी है टोटल एनर्जीज SE, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम गुजरात के कच्छ रीजन में क्रिएट करेंगे, यानी कि गुजरात का जो कच्छ रीजन है वहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन अब प्रोडक्शन की जाएगी, प्रोड्यूस की जाएगी। फ्रांस की कंपनी और इंडिया की प्राइवेट कंपनी है, ये दोनों मिलके करेंगी। कितना करेंगी कितना नहीं ये इतना जानना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट 10 ईयर में $15 बिलियन से ज़्यादा के लगभग टारगेट है, इतना इन्वेस्टमेंट करेंगी ये। और ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है हमने जान ही लिया है। नेक्स्ट टॉपिक है रसिया बिकम सेकंड बिगेस्ट ऑयल सप्लायर टू इंडिया। देखो पहले क्या है, सेकंड नंबर पे सऊदी अरबिया था, अब सऊदी अरबिया को पीछे छोड़ दिया, फर्स्ट नंबर पे था इराक और दूसरे पे सऊदी अरबिया। अब इराक है फर्स्ट नंबर पे, जिससे सबसे ज़्यादा हम इंपोर्ट करते हैं, यानी कि खरीदते हैं क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल का मतलब है कच्चा तेल वगैरह, जिससे पेट्रोलियम है, जो पेट्रोलियम से डीजल पेट्रोल वगैरह बनते हैं, केरोसिन मिट्टी का तेल बनता है जिससे। तो पहले इराक से खरीदते थे, सऊदी अरेबिया सेकंड नंबर पे था, अब रसिया आ गया सेकंड नंबर पे। तो ये बस आपको इतना याद रखना है, क्योंकि देखो रसिया और यूक्रेन के वार की वजह से पूरे वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन हुआ है, मतलब डिसरप्शन हुआ है, और रसिया पे आपको पता है US ने बहुत सारे सैंक्शन लगा दिए हैं, प्रतिबंध लगा दिए हैं, और रसिया डिस्काउंट रेट पे हमें ऑयल बेच रहा है, यानी कि जो क्रूड ऑयल हम सऊदी अरबिया से खरीदते हैं वो महंगा मिलता है हमें, उससे सस्ता बेच रहा है रसिया, इसलिए हमने रसिया से खरीदना शुरू कर दिया है। तो बस ये याद रखना है कि फर्स्ट नंबर पे हम इराक से खरीदते हैं, सेकंड नंबर पे सऊदी अरबिया आ गया है, और सेकंड नंबर पे रसिया आ गया, थर्ड पे पहुंच गया सऊदी अरबिया, सेकंड पे रसिया आ गया क्योंकि सऊदी अरबिया को रिप्लेस कर दिया है। इंडिया रिफाइनर हैं वो लगभग 25 मिलियन बैरल रशियन ऑयल मई 2022 में परचेज किया, इससे ज़्यादा लगभग 16% से ज़्यादा हम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं रसिया से। जितना भी हम इंपोर्ट करते हैं ऑयल उसमें सेकंड नंबर पे रसिया आता है, और रसिया से 16% से ज़्यादा ऑयल हम परचेज कर रहे हैं। और देखो एक बैरल में होता है 159 लीटर, ये याद रखना आपको, 159 लीटर होता है एक बैरल में। बैरल ये क्रूड ऑयल को नापने की यूनिट है, ऐसा भी पूछ लेता है UPSC, पिछली बार भी पूछा था 2000 शायद 20 में या 19 में पूछा था। एक टर्म है जो क्रूड ऑयल को नापने के लिए यूज होती है US में, टेक्सास नाम से है, वेस्ट टेक्सास नाम से, तो ऐसा भी पूछ लिया था। नेक्स्ट टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। अनएम्प्लॉयड यानी कि बेरोजगारी, ये देखो प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी, जो इस साल मेंस दे रहे हैं इसका डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। बेरोजगारी से रिगार्डिंग क्वेश्चन हर साल आता ही आता है, उसमें आप ये डेटा डाल सकते हो। 0.6% बेरोजगारी डिक्रीज हुई है 2020-21 में। पहले देखो 2019-20 में 4.8% बेरोजगारी थी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट था इंडिया का। अब कितना हो गया है, 4.2% तक हो गया 2020-21 में। और ये डेटा किसका है, ये डेटा है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का, और ये सर्वे को कौन जारी करता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये मंत्रालय जारी करता है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे को। तो इसके अकॉर्डिंग केवल 4.2% एडल्ट्स हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी कि अनएम्प्लॉयड हैं, बेरोजगार हैं, जो जॉब ढूंढ रहे हैं।
जो रूरल एरियाज़ हैं उसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 3.3% और अर्बन एरियाज़ में 6.7%। यानी कि बस इतना याद रखना प्रीलिम के लिए, अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा बेरोजगारी है, शहरी क्षेत्र में यानी कि ज़्यादा बेरोजगारी है, और ग्रामीण क्षेत्र जो रूरल एरियाज उनमें कम है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अगर देखें हम क्या होता है, ये इतना जानना, वैसे हम अलग से इसको कई बार डिस्कस कर चुके हैं क्या होता है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है परसेंटेज ऑफ पर्सन इन लेबर फोर्स। और लेबर फोर्स क्या होती है, देखो जितनी हमारी पॉपुलेशन इंडिया की, ऐसा तो नहीं है सब काम करना चाहते हैं और सब काम करने के लायक हैं, नहीं है। ये मानते हैं 50 से लेके 60 तक, लगभग 59 ईयर तक जो वर्क फोर्स है हमारी, वो है ये लेबर फोर्स है। क्योंकि देखो 15 साल से कम के बच्चे होते हैं, वो काम नहीं करना चाहते और न काम कर भी नहीं सकते, और 59 यानी कि बुजुर्ग हो जाता है वो भी काम नहीं कर सकता, वो लेबर फोर्स में नहीं आता। यानी कि ये है लेबर फोर्स। इस लेबर फोर्स से कितने लोगों को काम मिला हुआ है, वो है एम्प्लॉयमेंट रेट। एम्प्लॉयमेंट रेट किस में निकालेंगे, लेबर फोर्स पे, जितनी लेबर फोर्स है। याद रखना टोटल पॉपुलेशन पे हम नहीं निकालते हैं कि लेबर फोर्स जो एम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, एम्प्लॉयमेंट रेट निकालेंगे लेबर फोर्स पे जितनी है 15 से 59 के बीच में जो आता है, इसी को बोलते हैं वर्कर पॉपुलेशन रेशो। यानी कि टोटल वर्कर पॉपुलेशन रेशो का मतलब ये हो गया, ये तो हो गया लेबर फोर्स 15 से 59 के बीच में लेबर फोर्स। अगर बात करें वर्कर पॉपुलेशन रेशो, वर्कर पॉपुलेशन रेशो निकालते हैं टोटल पॉपुलेशन पे, यानी कि टोटल पॉपुलेशन में वर्कर कितने हैं, परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन इन पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन में कितने ऐसे पर्सन है जिनको रोजगार मिला हुआ है, वो है वर्कर पॉपुलेशन रेशो। ये याद रखना है। ये भी इंक्रीज हुआ है, पहले 38.2% था, अब 39.8% हो गया है। यानी कि ज़्यादा लोगों को काम मिला है, ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, रोजगार मिला है। इसमें माइग्रेंट को भी डिफाइन किया गया है। माइग्रेंट मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं जो लोग, माइग्रेंट पलायन कर जाते हैं, जो माइग्रेशन हो जाती है, इसका भी डेटा दिया गया है। ये देखो माइग्रेंट वो पर्सन होते हैं, अगर मान लो पहले कोई जनगणना की गई है, उनका प्लेस ऑफ रेजिडेंस मान लो ए था, ए जगह पर रहते थे, लेकिन जब दोबारा से जनगणना की गई तो देखा, या कोई डेटा देखा गया जिसका इनोमरेशन किया गया, देखा कि वो ए प्लेस पे जो रहता था आदमी, अब वो ए प्लेस पे नहीं रहता, बी प्लेस पे रहता है। इसका मतलब है कि माइग्रेशन हो गया, तो इसको कहेंगे माइग्रेंट, जो ए से बी पे आ गया। माइग्रेंट रेट कितना है, माइग्रेंट रेट सर्वे के हिसाब से 28.9% है। और ये वुमन में देखो माइग्रेशन रेट है जो वुमन में ज़्यादा 48%, और वुमन में भी देखो ये 48% रूरल एरियाज़ में है, और अर्बन एरियाज़ में 47.8% है। यानी कि रूरल एरियाज़ में जो महिलाएं हैं उनका माइग्रेशन ज़्यादा हुआ है और अर्बन एरियाज़ में कम हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है, ग्रामीण क्षेत्र में क्यों महिलाएं ज़्यादा पलायन कर रही हैं? देखो इसमें जो मैरिज का डेटा है ना वो भी होता है। जब शादी होती है लड़की की तो अपना घर छोड़ के दूसरे जगह पे चली जाती है, तो रूरल एरियाज़ में ऐसा ज़्यादा होता है, एक गांव से दूसरे गांव में चले जाते हैं, शादी होती है, उस गांव में नहीं होती। लेकिन शहरों में आपने देखा होगा, शहर में जहाँ पे रहते थे उसी एरिया में शादी कर लेते हैं। तो ये इसलिए रूरल एरियाज़ में जो महिलाओं का पलायन है, माइग्रेशन है, वो ज़्यादा हुआ है और अर्बन एरियाज़ में कम। ये डेटा है, इसमें देख सकते हो आप, मेल का जो है एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जो ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बोल सकते हो, 57.5 2020-21 में, टोटल है 41.6, फीमेल का है 25.1। ये है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, यानी कि मैन का ज़्यादा है वुमन का कम है, और टोटल एवरेज देखेंगे तो 41.6% है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। यानी कि इतनी लेबर फोर्स है, 41.6% लेबर फोर्स है जो एम्प्लॉयड है। नेक्स्ट टॉपिक है डिमोलिशन ड्राइव्स वॉयलेट इंटरनेशनल लॉ। डिमोलिशन का मतलब होता है किसी को ध्वस्त करना, नष्ट करना। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो डिमोलिशन ड्राइव आपको पता है, यूपी में बुलडोजर का जो काम चल रहा है, कहीं पे भी जाते हैं जो इलीगल कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन बना हुआ है उसको बुलडोजर से तोड़ देते हैं, उसी के बारे में ये न्यूज़ है। उत्तर प्रदेश के कंटेक्स्ट में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो बुलडोजिंग है, इलीगल प्रॉपर्टीज़ को, कोई भी मान लो ऐसा, कुछ लोग ऐसा भी एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि जैसे मान लो कोई गवर्नमेंट के खिलाफ बोलता है, कोई प्रोटेस्ट करता है, तो उसका देखते हैं कि उसने कोई इलीगल प्रॉपर्टी तो नहीं बनाई हुई, ऐसी प्रॉपर्टी तो नहीं है, उसका घर ऐसा तो नहीं है
किसी पब्लिक प्रॉपर्टी पे बना हुआ है, या मान लो उसने कोई दुकान बना रखी है, यहाँ से सड़क जाती है, उस सड़क पे थोड़ा सा दीवार आ रखी है, तो उसको ही बुलडोजर से तोड़ दिया। तो ये इस न्यूज़ में जो है आर्टिकल ये बोलता है कि ये इंटरनेशनल जो लॉ है उसके हिसाब से ये आर्बिट्ररी डिस्ट्रक्शन है, यानी कि मन मर्जी से ध्वस्त किया जा रहा है इसको, और लोगों को घर से बाहर निकाला जा रहा है, इविक्शन किया जा रहा है लोगों का। ये इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट है, अंतर्राष्ट्रीय जो लॉ हैं, कानून है, उनके अगेंस्ट है। ये जो बुलडोजर से जस्टिस का आइडिया है ये उत्तर प्रदेश से ही निकला है, एमिनेट हुआ है, और भी एरियाज़ में जैसे दिल्ली में भी देखा गया एग्जाम्पल, बुलडोजर से बहुत सारे कंस्ट्रक्शन एरिया गिराए गए। उत्तर प्रदेश ने देखो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है 2019 का, इसके खिलाफ उत्तर प्रदेश में कुछ प्रोटेस्ट हुए थे, विद्रोह हुए थे, तो उत्तर प्रदेश ने एक लॉ पास किया 2020 में, उत्तर प्रदेश रिकवरी ऑफ डैमेजेस टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्ट 2020। इसके तहत जो भी ऐसी प्रॉपर्टी है जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, यानी कि जो पब्लिक एरियाज में बनी हुई है, उसको डिस्ट्रक्ट करना, ऐसे लोग जिन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी पे कब्जा जमा रखा उसको डिस्ट्रॉय करना, डैमेज करना, इसके लिए ये लॉ पास किया था। इसके तहत बुलडोजर भेजती है और उसको गिरवा देती है यूपी की गवर्नमेंट। ये वायलेशन ऑफ राइट है, ऐसा एक्सपर्ट बोलते हैं इस आर्टिकल में, यानी कि अधिकार है जो उनका उल्लंघन है। कैसे? देखो स्टेट की जो पावर है, जो स्टेट की पावर है वो यूज की जा रही है, ये डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जो लीगल प्रोविज़न है उनको वायलेट करती है, उनका उल्लंघन करती है, क्योंकि राइट टू जो हाउसिंग है ये आर्टिकल 21 का पार्ट है, और आर्टिकल 21 है जो हमारा फंडामेंटल राइट है, जिसमें राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, यानी कि जीवन जीने का अधिकार है, हमारी आज़ादी का अधिकार है, वो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 21 में आता है ये। और आर्टिकल 21 का ही पार्ट है राइट टू हाउसिंग, यानी कि हाउसिंग, घर का अधिकार हमारे संविधान के अनुसार। और एक ये है आर्टिकल 25 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ये यूनाइटेड नेशन का एक डॉक्यूमेंट है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। इसका जो आर्टिकल 25 है इसमें भी दिया गया है राइट टू हाउसिंग का अधिकार, राइट टू हाउसिंग का अधिकार। तो इन दोनों के ही अगेंस्ट है, इसका वॉयलेशन करता है अगर ये किसी की प्रॉपर्टी गिराई जाती है। तो राइट टू प्रॉपर्टी देखो ये भी हमारे आर्टिकल 300A में दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, यानी कि संवैधानिक अधिकार भी है और ह्यूमन राइट भी है, मानव अधिकार भी है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में भी कहा था, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जस्टिस वी गोपाला गौडा, इन्होंने भी कहा था राइट टू प्रॉपर्टी एक ह्यूमन राइट है, मानव का अधिकार है। आर्टिकल 11.1 है इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक सोशल कल्चरल राइट्स, ये भी रिकॉग्नाइज करता है कि राइट टू एडुकेट हाउसिंग होनी चाहिए, तो ये बुलडोजिंग से जो डिस्ट्रॉय किया जाता है इसका भी उल्लंघन करता है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट हाउस है, उसके अकॉर्डिंग ये इंटीग्रल एलिमेंट है राइट टू एडुकेट हाउस का, जिसके खिलाफ अगर किसी को फोर्सफुली निकाला जाता है उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट ऑफिस। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स और आर्टिकल हमारे संविधान के, इनका उल्लंघन करता है, वॉयलेशन करता है अगर किसी का हाउस बुलडोजिंग के द्वारा गिराया जाता है। देखो अगर इस पर आपको लिखना हो बुलडोजर के द्वारा क्यों गिराना, ये किस किस चीज़ को वायलेट करता है, कौन से अधिकारों को वायलेट करता है, तो ये आप दोगे एग्जाम्पल में। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट ऑफिस के जो इंटीग्रल एलिमेंट हैं, ये इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट है, यूनाइटेड नेशन का जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट है इस पे, और आर्टिकल 21, इनका आप एग्जाम्पल लिखोगे। नेक्स्ट टॉपिक है र्यूटर्स इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2022, ये रिसेंटली रिलीज हुई है, ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 और 3 के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा देखा गया, देखो ये एक स्टडी ऑफ जर्नलिज्म के लिए काम करता है जो र्यूटर इंस्टीट्यूट है, इसकी स्टडी के हिसाब से डिफरेंट कंट्रीज़ में न्यूज़ का जो कंजप्शन होता है डिफरेंट तरीके से होता है। यानी कि देखो कोई न्यूज़ टीवी पे देखता है, कोई देखता है फ़ोन पे, आजकल आपको पता है सब लोग यूट्यूब पे चैनल देखते हैं, यूट्यूब पे न्यूज़ देख लेते हैं, या कोई सोशल मीडिया पे देखता है, फेसबुक पे, व्हाट्सअप पे, या फिर ट्विटर पे। तो डिफरेंट रीजन में डिफरेंट ये प्लेटफॉर्म हो गए हैं न्यूज़ के। इस रिपोर्ट में यही बताया गया है। इसमें देखो 11th ओवरऑल ऐसी सर्वे कंडक्ट की गई है कि YouGov के द्वारा, YouGov एक ब्रिटिश मार्केट्स रिसर्च और डेटा एनालिटिक्स फर्म है, YouGov के द्वारा ये सर्वे की गई है। इस सर्वे में मेजर फाइंडिंग क्या है, इस सर्वे में देखा गया कि जो 6 मेजर ट्रेंड हैं जो सोशियो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन जिनके हैं। फर्स्टली पीपल क्या है,
जो न्यूज़ कंटेंट है ना, न्यूज़ कंटेंट, उस पे लोगों का जो भरोसा है ना वो घट गया है, घटता जा रहा है। और जो न्यूज़ पे एवरेज ट्रस्ट है वो केवल 42% है, 42%। यानी कि जो प्रीवियस ईयर में जो न्यूज़ पे भरोसा होता था लोगों का वो कम हुआ है। तो इतना आपको ये लाइन याद रखनी है कि लोगों का भरोसा पिछले साल से इस साल न्यूज़ पे भरोसा कम हो गया है, ट्रस्ट कम हो गया है। दूसरा ये है जो ट्रेडिशनल न्यूज़ है, मीडिया है, ट्रेडिशनल न्यूज़ मीडिया जैसे टीवी चैनल है, उन पे भी जो लोग देखते थे न्यूज़, वो लोग कम हो गए हैं देखना। और बहुत सारे तरीके आ गए हैं, जैसे हमने डिस्कस किया, यूट्यूब चैनल हो गया मोबाइल पे, या कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप वगैरह। थर्ड ये है कि लोग न्यूज़ को अवॉइड भी करते हैं बहुत सारी कंट्रीज़ में। और फोर्थ इसमें ये बताया गया है कि स्मॉल इंक्रीज हुआ है लोगों का कि वो ऑनलाइन न्यूज़ देखना पसंद करते हैं, जैसे सोशल मीडिया हो गया जिसका हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट इसमें ये बताया गया स्मार्टफोन डोमिनेट कर रहा है, बहुत सारे लोग स्मार्टफोन पे ही न्यूज़ देखते हैं, टीवी चैनल पे न्यूज़ देखना पसंद नहीं करते। फाइनली इसमें ये बताया गया है कि न्यूज़ का जो कंजम्पशन है सोशल मीडिया पे ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जैसे फेसबुक पे, टिकटॉक पे। टिकटॉक हमारे इंडिया में बंद हो गया, लेकिन हमारे इंडिया से बाहर तो चल रहा है भाई साहब, चाइना में तो चल रहा है। तो इन प्लेटफॉर्म पे लोग ज़्यादा न्यूज़ वगैरह देखना पसंद कर रहे हैं। रिपोर्ट में इंडिया के बारे में क्या कहा है? रिपोर्ट में इंडिया के बारे में कहा है कि इंडिया में भी फोकस क्या है, मोबाइल से न्यूज़ देखने में ज़्यादा है, 72% के लगभग स्मार्टफोन के थ्रू देखते हैं। कंप्यूटर के थ्रू 35% लोग न्यूज़ देखते हैं। 84% ऐसे हैं जो ऑनलाइन ही देखते हैं न्यूज़। 63% सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक वगैरह से, 59% टेलीविज़न से, 49% प्रिंट मीडिया पे भरोसा करते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं। यूट्यूब पे 53%, 51% व्हाट्सअप पे ये देखते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। इंडिया ने देखो 41% ऐसे लोग हैं इंडिया में जो न्यूज़ पे ट्रस्ट करते हैं। ये थोड़ा इंक्रीज हुआ है पहले से, इंडिया का जो ट्रस्ट है लोगों का न्यूज़ पे, ओवरऑल वर्ल्ड में डिक्रीज हुआ है। तो इतना ही याद रखना है, ये सारा डेटा आप याद करने की ज़रूरत नहीं है, सारा डेटा याद भी नहीं रखे रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल न्यूक्लियर आर्सेनल। देखो ये सिप्री है, सिप्री की एक इंस्टीट्यूट है, सिप्री स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्टॉकहोम एक जगह है, आपको पता है, यूरोप में, स्वीडन में। स्वीडन तो आपने देखा ही होगा, ये यूरोप में देख सकते हो आप, यहाँ नॉर्वे के साइड में है स्वीडन। स्टॉकहोम इसकी कैपिटल है, वहाँ पे इंस्टीट्यूट है सिप्री नाम का। ये हर साल जारी करता है कि कौन सी कंट्री में कितने हथियार बढ़े, कितने घटे, कितनी कंट्री, मतलब कितनी कंट्री में एटम बम घटे या बढ़े, जितने भी न्यूक्लियर वार हेड हैं, जैसे एटम बम हो गया, हाइड्रोजन बम हो गया, कौन सी कंट्री में बढ़े हैं या घटे हैं, कौन सी कंट्री ने ज़्यादा हथियार मंगाए हैं, कौन सी कंट्री ने ज़्यादा हथियार बेचे हैं, इसके बारे में ये रिपोर्ट देता है सिप्री। यूनाइटेड नेशन, रसिया, इंडिया, चाइना, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इनके बारे में रिपोर्ट बताई गई है ये। इसमें देखो टॉप नंबर पे है यूनाइटेड स्टेट्स, सबसे ज़्यादा जो न्यूक्लियर वार हेड है, एटम बम, हाइड्रोजन बम वगैरह, वो हैं किसके पास, वो हैं यहाँ पे दिखाया गया है, रसिया के पास 6255 टोटल इन्वेंट्री। ये डेटा है 2021 का। लेकिन अगर 2022 में देखें, 2022 में ये कम हो गया है, 5977 टोटल इन्वेंट्री। ये 2022 का डेटा है, 2021 का डेटा है। और यूएसए में भी 2021 की अपेक्षा कम हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखो, ये है चाइना का डेटा। चाइना में जितना था 350 ये टोटल। इंडिया में जितना था 156 2021 में 160 हो गया। यानी कि चाइना में जो न्यूक्लियर वार हेड है वो इंक्रीज हुए हैं, यूएस रसिया में डिक्रीज हुए हैं और इंडिया में इंक्रीज हुए हैं। अब डेटा देखते हैं इसका पाकिस्तान का। पाकिस्तान में देखो 165 थे, 165 हैं, 2021-22 में सेम है, लेकिन इंडिया में इंक्रीज हुए हैं। तो ये डेटा आपको याद रखना है, चाइना में और इंडिया में सेम है 2021-22 में, चाइना में और पाकिस्तान में सेम है, इंडिया में इंक्रीज हुए हैं, यूएस और रसिया में डिक्रीज हो गए हैं। यूनाइटेड किंगडम है उसमें सेम है, उसमें भी सेम है। और फ्रांस में देखो, फ्रांस में भी सेम है, जितने न्यूक्लियर वार हेड 2021 में थे, 21 में थे, इतने 2022 में है। तो इंडिया में इंक्रीज हुए हैं पिछले की अपेक्षा, ये याद रखना है। यूएस और रसिया में डिक्रीज हुए हैं, और बाकी सब में जैसे पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, फ्रांस हो गया, यूके हो गया, इनमें सब में सेम है। ये डेटा बस आपको याद रखना है, यही इस पूरी न्यूज़ में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो पॉज करके। नेक्स्ट टॉपिक है एग इन एग फिनोमिना इन डायनासोर।
एक डायनासोर के फॉसिल फ्यूल मिले। डायनासोर जानते हो, जीव है, बहुत बड़ा सा होता है, कई बार देखा हमने, रेप्टाइल की कैटेगरी में आता है। रेप्टाइल की कैटेगरी में उनको बोलते हैं जो रेंगने वाले प्राणी होते हैं, जैसे सांप हो गया, लेकिन ये रेंगने वाला नहीं है। उसको भी बोलते हैं जिसके छोटे पैर होते हैं शरीर की अपेक्षा, जैसे कछुआ हो गया। कछुआ कछुआ का जितना बड़ा शरीर होता है उसके मुकाबले पैर बहुत छोटे से होते हैं, तो इसलिए इनको रेप्टाइल बोलते हैं इंग्लिश में। रेंग के चलने वाले प्राणी होते हैं रेप्टाइल, REPTILE, रेप्टाइल। तो ये डायनासोर के कुछ फॉसिल मिले हैं, जीवाश्म मिले हैं, यानी कि कुछ साक्ष्य मिले हैं, सबूत। एग इन एग, एग इन एग का मतलब है अंडे के अंदर अंडा मिला है, ये एग इन एग। इस तरह के कुछ फॉसिल फ्यूल मिले हैं यहाँ पे पहाड़ों में, इसलिए न्यूज़ में है। कुछ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, उसके रिसर्चर हैं, उन्होंने ये ढूंढा है, डिस्कवर किया है। जो ये एग इन एग देखे गए हैं फॉसिल, ये केवल देखो अभी तक सिर्फ बर्ड में देखे गए थे, पक्षी में, लेकिन पहली बार ये किसी रेप्टाइल में मिले हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो इवोल्यूशन हुआ है, जिससे बहुत सारी थ्योरी दी है, जैसे डार्विन ने थ्योरी दी है। डार्विन एक आदमी का नाम है भाई साहब, उसने थ्योरी दी है इवोल्यूशन की थ्योरी, कैसे प्राणियों का इवोल्यूशन हुआ, जानवर से कैसे, कहता है ना बंदर पहले था, बंदर से इंसान बना है, या पहले जल में आया जीवन, मछली आई, फिर एम्फीबियन आया, फिर उड़ने वाले बर्ड आए, रेप्टाइल आए, ऐसे जो बने हैं प्राणी का इवोल्यूशन हुआ है इस तरह से। यानी कि बर्ड से ये रेप्टाइल, जो रेप्टाइल से या बर्ड से इनका इवोल्यूशन हुआ है, क्योंकि बर्ड में भी एग इन एग देखा गया फॉसिल फ्यूल, और रेप्टाइल का भी देखा गया, डायनासोर का। तो इनका कनेक्शन है एक दूसरे का। और क्या फाइंडिंग मिली है इसमें? देखो ये कहाँ पे मिला है, एक तो इसका याद रखना आपको, मध्य प्रदेश में ये धार डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे बाग नाम की जगह है, वहाँ पे देखा गया है ये लोकेशन याद रखनी है। और इसका क्या है, क्या इससे रिलेशन किया जा रहा है, क्योंकि बर्ड में ऐसा मिलता था, पहली बार देखा गया रेप्टाइल में एग इन एग का फिनोमिना। एग इन एग का फिनोमिना सिर्फ बर्ड में देखा गया था पहले, अब रेप्टाइल में भी देखा गया, बस इसका इतना याद रखना आपको। इससे पहले देखो जो ये हैं डायनासोर के फॉसिल, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, मेघालय में देखे गए, लेकिन एग इन एग का ये मध्य प्रदेश में देखा गया, धार डिस्ट्रिक्ट में, बाग जगह पे। इतना याद रखना, इतना ज़्यादा कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसमें। नेक्स्ट है न्यू फॉर्म्स फॉर सेलिब्रिटी एंडोर सीमेंट्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखो, जो ये एंडोर्समेंट है, एंडोर्समेंट नहीं है, एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट का मतलब होता है जैसे कोई विज्ञापन करना, ऐड करते हैं ना, ऐड आपने देखो कि बहुत सारे हीरो होते हैं, एक्टर एक्ट्रेस होते हैं, वो ऐड करते हैं। तो जो ऐड करते हैं ना, बहुत सारे ऐसे एडवर्टीजमेंट करते हैं, मान लो कोई साबुन की ऐड कर रहा है, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी हीरोइन होते हैं, नाम नहीं लूँगा मैं किसी हीरोइन का, बहुत सारी हीरोइन साबुन की ऐड करती हैं, क्रीम की ऐड करती हैं, वो दिखा दिए कि हाँ 15 दिन में गोरा कलर, काले से गोरा कलर पाएँ। एक तो देखो इस पर बहुत सारे एक्सपर्ट ये भी उठाते हैं कि ये रेसिज्म है, यानी कि काले को दिखाया जाता है कि वो लोअर है, यानी कि वो निम्न कैटेगरी में आता है, इक्वल नहीं समझा जाता है। यानी कि इनडायरेक्टली यही तो कहा जा रहा है कि आप काले हो तो बेकार हो, सही नहीं हो, गोरे बनो। एक तो बात ये, और दूसरा यहाँ पे जो हम न्यूज़ पढ़ रहे हैं इसमें ये है कि जो ये एक्टर एक्ट्रेस यानी कि सेलिब्रिटी होते हैं, सेलिब्रिटी जो ये एडवर्टीजमेंट करते हैं, ये क्या है कि ऐसी एडवर्टीजमेंट कर दी इन्होंने, मान लो किसी हीरोइन ने कर दी कि कोई क्रीम है, ABCD क्रीम है, इस क्रीम को लगाओ 15 दिन में गोरा कलर पाओ। अब ऐसा तो होता नहीं है ना कि भाई साहब 15 दिन में या इसे पूरे सालों साल भी लगाएं तो गोरा कलर हो जाए। तो ये जो फेक एडवर्टीजमेंट की जाती हैं, फेक नकली एडवर्टीजमेंट, जिनका कोई है नहीं, कि एक तेल बेच रहा है कि संदिग्ध शुदा तेल, इसे लगाइए आपके सर के बाल जो उड़ गए वापस दोबारा से आ जाएंगे। और कभी कभी तो ऐसा भी कहा जाता है कि जिस हाथ से अब लगाओ तो हथेली को तुरंत पानी से धो लो, वरना हथेली पे भी बाल उग जाएंगे। हद ही नहीं हो जाती है। तो ऐसी जो ऐड दिखाई जाती हैं, ये ऐड पे रोकथाम लगाने के लिए जो लोगों को पागल बनाया जाता है, इन लोगों को पागल ना बनाया जाए और ये फेक एडवर्टीजमेंट ना की जाए, इसलिए सेलिब्रिटी पे लगाम लगाने के लिए ये नए नॉर्म्स जारी किए, नए रूल्स जारी किए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कि जो स्पोर्ट्स पर्सन हो गया, कोई खिलाड़ी या सेलिब्रिटी हो गया, ऐसी जो बेकार की ऐड करते हैं वो ऐड ना करें। ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर है जो, उसने गाइडलाइंस जारी की हैं कि सभी जो सेलिब्रिटियां अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दें, ना कि ऐसे पैसे लेके ऐड करें, क्योंकि वो तो पैसे लेके ऐड करते हैं, कमाई करते हैं। अगर मान लो कोई इन रूल्स रेगुलेशन को नहीं मानता है तो उस पर पेनल्टी लगाई जाएगी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के जरिए।
और पेनल्टी कितनी है, देखो पेनल्टी है 10 लाख की, अगर दोबारा से वो कोई गलती करता है तो फिर 50 लाख की। वैसे देखो ये पेनल्टी बहुत ही कम है, आप ही सोचो 10 लाख या 50 लाख एक सेलिब्रिटी के लिए क्या है। हीरो वगैरह जो ऐड करता है वो करोड़ों रुपए लेता है एक ऐड करने के। अगर मान लो उसने 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए ऐड करने के लिए, और अगर मान लो 10 लाख रुपए फाइन भी भर दे तो उसका तो तब भी फ़ायदा है। तो ये हो सकता है ये काम ना भी करे। ये जो नए रूल्स गाइडलाइंस दिए गए हैं, ये मेरा व्यू है, इसमें नहीं दिया गया, लेकिन आप लिख सकते हो भाई साहब, ये व्यू तो वैलिड है ना। जिसको 1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं एडवर्टीजमेंट करने का, और मान लो उस पर फाइन लगाया जाए, उसने गलत ओपिनियन भी दिया है, गलत ऐड भी किए, तो 10 लाख रुपए फाइन लगेगा, दे देगा वो पेनल्टी। दोबारा भी करेगा तो 50 लाख फाइन है, दे देगा 50 लाख। मान लो 1 करोड़ रुपए एडवर्टीजमेंट के मिले, 50 लाख तो उसे फिर भी बच रहे हैं। इसमें सज़ा का प्रोविज़न होना चाहिए था 1-2 साल का, तब जाके ये रुकेंगी, ऐसा मेरा मानना है। जो नई गाइडलाइंस हैं इस नाम से हैं, प्रिवेंशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट एंड नेसेसरी ड्यू डिलीजेंस फॉर एंडोर्समेंट फॉर एडवर्टीजमेंट। इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रख रहा हूँ। मिसलीडिंग जो एडवर्टीजमेंट की गाइडलाइंस हैं उनके लिए बनाए गए हैं। ये देखो जून 2021 से इफेक्ट में आ गए हैं, लागू हो चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जुडिशियल वैलिडिटी ऑफ द तलाक ए हसन मोड ऑफ डिवोर्स। मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत सारी कैटेगरी होती हैं तलाक की, जैसे ट्रिपल तलाक है, तलाक 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 तलाक, हमारे इंडिया में बैन किया जा चुका है एक्ट पास करके। और भी कई सारी कैटेगरी जिनके थ्रू तलाक दिया जाता है मुस्लिम वूमन को। तो ये एक कैटेगरी है तलाक हसन। इसको कहा है एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL डाली गई कोर्ट में, और कहा गया कि जो ये इस्लामिक वे है डिवोर्स का, तलाक करने का, जो तलाक हसन है, इसको इनवैलिडेट किया जाए, यानी कि इसको गलत साबित किया जाए, ये सही नहीं है। वुमन के खिलाफ इससे अत्याचार होता है, टॉर्चर होता है। और पिटीशन में ये भी कहा गया कि जो तलाक हसन है ये हमारे संविधान के विरुद्ध है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हमारे संविधान के आर्टिकल 14, 15, 21, 25 का उल्लंघन है ये तलाक हसन। तो तलाक हसन है क्या, पहले तो ये देखो आप, तलाक करने के ये तरीके हैं मुस्लिम कम्युनिटी में। एक है तलाक उल सुन्नत, यह है रिवोकेबल, यानी कि ये जो तलाक लिए जाते हैं तलाक उल सुन्नत, अगर तलाक दे दिया इस तलाक को दोबारा से कैंसिल भी किया जा सकता है, यानी कि दोबारा से जैसे शादीशुदा रह रहे थे ऐसे रह सकते हैं। और यह है तलाक उल बिद्दत, ये इर्रिवोकेबल है, अगर एक बार तलाक दे दिया तो दोबारा से फिर हस्बैंड वाइफ एक साथ नहीं रह सकते, इसका नाम है तलाक उल बिद्दत। और जो तलाक उल सुन्नत है जो रिवोकेबल है, ये तलाक को दोबारा हटा के शादीशुदा की तरह रह सकते हैं। इसकी 2 कैटेगरी हैं, एक है तलाक हसन या कि तलाक हसन, और एक है तलाक एहसान, ये मोस्ट प्रॉपर है तलाक एहसान, और एक है तलाक हसन, ये प्रॉपर है। ये जो कैटेगरी है सिंपल रिवोकेबल डिवोर्स आता है। ये जो ट्रिपल तलाक है देखो, इसको तो हमारे इंडिया में इलीगल ठहरा दिया गया है, हटा दिया गया है। जो वूमन है देखो 3 महीने के लिए, जो तलाक हसन है ना 3 महीने के लिए वेट करती है इसमें। जैसे किसी को तलाक ये दे दिया इद्दत के थ्रू, तो उसको 3 महीने के लिए वेटिंग करनी होती है, 3 महीने के बाद उसका तलाक हो जाता है। और तलाक इस पीरियड में अगर मान लो कैंसिल कर दिया गया 3 महीने के अंदर, तो फिर वो शादीशुदा की तरह रह लेंगे, फिर डिवोर्स कैंसिल हो जाएगा। जैसे मान लो ये हस्बैंड है H और ये वाइफ है W, अब वाइफ को तलाक दिया गया, 3 महीने लगेंगे, तलाक हसन दिया है तो 3 महीने तक देखेंगे मौलवी साहब, यानी कि जो मॉस्क में मस्जिद में मौलवी साहब होते हैं, 3 महीने का टाइम पीरियड देते हैं कि अगर मान लो 3 महीने में इनकी सुलह हो जाती है, कंप्रोमाइज़ हो जाता है, तो फिर तलाक कैंसिल हो जाएगा, नहीं होगा। अगर 3 महीने में भी नहीं होती है तो फिर तलाक हो जाएगा इनका। 3 महीने का टाइम पीरियड होता है इसमें तलाक हसन में। इसमें क्या है, अगर मान लो डिवोर्स कैंसिल नहीं हुआ तो फिर फाइनलाइज हो जाएगा, फिर वूमन इंडिपेंडेंट हो जाएगी, फ्री हो जाएगी, फिर किसी और पर्सन से चाहे तो शादी कर सकती है या सिंगल भी रह सकती है, जैसा वो चाहे कर सकती है। ये तलाक हसन मुस्लिम कंट्रीज़ में जिसकी लीगल वैलिडिटी है, लीगल है तलाक हसन, इसी के खिलाफ अभी PIL डाली गई है सुप्रीम कोर्ट में। कहा है कि तलाक हसन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इलीगल है, क्योंकि राइट टू इक्वलिटी के भी अगेंस्ट है। वुमन के खिलाफ इसमें, वुमन के खिलाफ इक्वलिटी के खिलाफ इसमें वुमन की इक्वलिटी का वायलेशन होता है, उल्लंघन होता है। नेक्स्ट टॉपिक है निपुण। निपुण क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक ये प्रोग्राम है निपुण, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अपस्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स।
देखो जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है ना, उनको स्किल प्रोवाइड करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर का। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर निपुण भारत है, इससे डिफरेंट है निपुण। तो इन दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। निपुण भारत किसके लिए? एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर। और निपुण अलग है, निपुण भारत अलग है, निपुण अलग है, दोनों अलग है। याद रखना, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। निपुण है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर का, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है निपुण भारत, दोनों अलग अलग हैं। निपुण का क्या काम है, जिसे हम अभी पढ़ रहे हैं? निपुण का काम है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अपस्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन वर्कर होते हैं, जैसे मान लो घर बन रहा है आपका, कोई बिल्डिंग बन रही है, उसमें जो लोग काम कर रहे हैं उनको स्किल प्रोवाइड करना, दक्षता देना। 1 लाख निर्माण वर्कर तैयार करने, उनको प्रमोट करना, स्किल देनी है। ये नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन है, उसी के अंदर देखो ये निपुण आता है। ये निपुण प्रोग्राम जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने चलाया है, कंस्ट्रक्शन वर्कर को इसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बनाने के लिए, उनकी स्किल प्रमोट करने के लिए, ताकि उनके लिए रोजगार के अवसर और पैदा हों, इसलिए इनको स्किल दी जाती है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, क्योंकि यही स्किल प्रोवाइड करती है उन लोगों को। और देखो कंस्ट्रक्शन जो है ये लार्जेस्ट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है हमारी इंडिया की जीडीपी में 9%। वन ऑफ द लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा नहीं है, वन ऑफ द लार्जेस्ट है, यानी कि सबसे बड़े जो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर हैं उनमें से एक है कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है हाइब्रिड सिक्योरिटी। देखो ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे भी हाइब्रिड वर्ड आ जाए, इसका मतलब इसमें 2-3 प्रोग्राम को मिला के एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है। हाइब्रिड सिक्योरिटी एक सिंगल फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, जिसमें डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आते हैं। जैसे इसमें देखो डेट और इक्विटी करेक्टरिस्टिक दोनों आते हैं। ओरिजिनल हाइब्रिड सिक्योरिटी में स्टॉक ओनरशिप है किसी कंपनी की, इक्विटी जैसे हो गई ये आते हैं, या फिक्स्ड पेमेंट है, बॉन्ड, ये सब कुछ आते हैं, जैसे कन्वर्टिबल बॉन्ड, ये सब कुछ आते हैं। यानी कि हाइब्रिड सिक्योरिटी का मतलब हो गया, जैसे मान लो आप किसी कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हो, अपना पैसा लगाना चाहते हो, इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आपने मान लो अगर एक का ही खरीद लिया तो वो हाइब्रिड नहीं हुआ। आपने सोचा मैं शेयर नहीं खरीदता हूँ, मैं किसी का और कंपनी का बॉन्ड भी खरीद लेता हूँ सिक्योर करने के लिए अपनी इनकम को। मान लो शेयर किसी कंपनी का खरीदा, वो कंपनी डूब गई या उस कंपनी में ग्रोथ नहीं हो पाई, तो मैंने जो बॉन्ड खरीदा मान लो उसमें ग्रोथ हुई, तो वहाँ से कुछ बचे, तो ये होगी हाइब्रिड सिक्योरिटी। ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी में यूज की जाती है टर्म हाइब्रिड सिक्योरिटी। तो ये हुए 23rd के। अब आते हैं 24th पे। 24th का फर्स्ट टॉपिक है, 24 जून की बात कर रहे हैं, एविएशन टर्बाइन फ्यूल। एविएशन टर्बाइन फ्यूल ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है मेनली। तो रिसेंटली न्यूज में इसलिए क्योंकि इस एविएशन टर्बाइन फ्यूल का जो इस पे जो ड्यूटी टैक्स वगैरह लगता है ना, इस पे जो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, उसमें चेंजेस किए गए हैं, इसलिए न्यूज में आया। तो एविएशन टर्बाइन फ्यूल क्या होता है, बस इतना जानना हमको। जो एयरक्राफ्ट होते हैं जैसे एरोप्लेन, जहाज, उनमें जो फ्यूल ईंधन यूज होता है वो है एविएशन टर्बाइन फ्यूल या जेट फ्यूल बोलते हैं इसको। और शॉर्टकट में इसको देखो अवतूर भी बोलते हैं, अवतूर। इसलिए बता रहा हूँ ये, क्योंकि देखो यूपीएससी शॉर्टकट में ऐसे पूछ लेती है कि अवतूर क्या पूछ लेगी आपसे, तो क्या बोलोगे आप? एटीएफ पूछ लेगी, एटीएफ क्या है, जिसे अवतूर कहते हैं। तो एविएशन फ्यूल है, बस इतना याद रखना आपको। जो गैस टर्बाइन इंजन होते हैं उनमें यूज किया जाता है ये फ्यूल। कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। नेक्स्ट टॉपिक है चेपकर ब्रदर्स। जो चेपकर ब्रदर्स हैं, ये 3 भाई थे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में पार्टिसिपेट किया। क्रांतिकारी नेता थे ये, रिवॉल्यूशनरी। यूपीएससी देखो कई सालों से ऐसे पूछ लेता है कि ये क्रांतिकारी किस में पार्टिसिपेट किया। जैसे इस बार गदर पार्टी का पूछा, आपने देखा ही होगा। पिछली बार पूछा था इंडियन नेशनल आर्मी का, आईएनए के बारे में पूछा था। इस तरह से पूछ लेती है। तो ये न्यूज़ में यहाँ भी चेपकर ब्रदर्स 22 जून 1897 चेपकर ब्रदर्स हैं, उन्होंने जनरल रैंड को अटैक किया था। ये जनरल रैंड है जो इनको अटैक किया था, क्योंकि इन्होंने क्या है, इन्होंने बहुत सारे डिसीजन ऐसे लिए थे जो विरुद्ध थे और जिनकी वजह से हंड्रेड ऑफ फैमिली, सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी पुणे में। जो ये 3 ब्रदर्स थे चेपकर ब्रदर, दामोदर, बालकृष्ण और वासुदेव इनके नाम थे। ये कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी से इंस्पायर थे और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिबेलियन करते थे, विद्रोह करते थे। बाल गंगाधर तिलक से ये इंस्पायर हुए थे। बाल गंगाधर तिलक के बारे में आप जानते हो, इन्होंने केसरी न्यूज़पेपर भी चलाया था। उससे इंस्पिरेशन लेके ये चेपकर ब्रदर्स क्रांतिकारी
एक्टिविटी करते थे, क्रांतिकारी नेता थे। लाला लाजपत राय, उन्होंने ये बताया था, जो लोकमान्य तिलक ने लिखा था अपनी एक बुक में कि चेपकर ब्रदर्स हैं जो, वो इंडिया में वास्तव में रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट के फाउंडर थे, यानी कि जो क्रांतिकारी आंदोलन चलाए थे उनके वास्तव में फाउंडर संस्थापक कौन थे? चेपकर ब्रदर्स। ऐसा बोला है किन्होंने? लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय लोकमान्य तिलक के क्लोज एसोसिएट थे, ये समझ लो, साथी थे, दोनों दोस्त थे, ये समझ लो। तो लाला लाजपत राय जी ने बोला था इन चेपकर ब्रदर्स के बारे में, ऐसा लिखा था चेपकर ब्रदर्स के बारे में। पहले मैंने शायद ये बोला था लोकमान्य तिलक ने बुक लिखी थी, ऐसा कुछ नहीं लिखा था। लोकमान्य तिलक के साथी थे लाला लाजपत राय, उन्होंने बोला था चेपकर ब्रदर्स के बारे में कि इनफैक्ट यानी कि रियल फाउंडर ऑफ द रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी कौन थे? चेपकर ब्रदर्स इन इंडिया। नेक्स्ट टॉपिक है इजराइल ने, देखो एक मॉस्क के कुछ साक्ष्य मिले हैं, सबूत मिले हैं, एविडेंस मिले हैं नीगेव में। बस हमें ये जानना नीगेव कहाँ है और क्या है। नीगेव एक डिजर्ट एरिया है। डिजर्ट का मतलब रेगिस्तान, जहाँ पे रेत ही रेत होता है। यहाँ पे 1200 साल पहले एक मस्जिद बनी हुई थी, उसके साक्ष्य मिले हैं, रिमेन्स मिले हैं, अवशेष मिले हैं, इसलिए न्यूज़ में है। तो इसमें याद क्या रखना है? ये नीगेव डिजर्ट कहाँ पे है? इजराइल में है, ये याद रखना है बस आपको। नेक्स्ट टॉपिक है चिलबिल। चिलबिल जो आप देख रहे हो ना, ये है चिलबिल, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है मेनली। इसे जंगल कॉर्क ट्री के नाम से भी जानते हैं या होलोप्टेलिया इंटीग्रेफोलिया साइंटिफिक नेम है, इस नाम से भी जानते हैं। इसे इंडिया में और भी लोकल लैंग्वेज में कई सारे नाम से जानते हैं, जैसे चिलबिल, पापड़ी, कंजू, इन नाम से भी जाना जाता है। इसके फ़ायदे बहुत हैं चिलबिल के, इसलिए ये न्यूज़ में है। फ़ायदे क्या हैं? देखो, इसे फूड की तरह भी यूज किया जा सकता है। जब ये ग्रीन रहती है ना, ग्रीन, तो इसे सलाद की तरह यूज किया जा सकता है, सलाद में खाया जा सकता है। और अगर मान लो ये सूख जाती है, ड्राई हो जाती है, तो इसे ड्राई फ्रूट की तरह यूज किया जा सकता है। जैसे बादाम खाते हो आप, चने खाते हो ड्राई फ्रूट में, काजू खाते हो, ऐसे ड्राई फ्रूट की तरह भी यूज किया जा सकता है, इसकी जो विंग्स हैं उनको रिमूव करके। तीसरा फ़ायदा यह है, इसको जैसे किसी को चोट लग जाए, इंजरी हो जाए, तो इसका पेस्ट बना के, या रिंग वॉर्म हो जाए, किसी को दाद वगैरह हो जाए, दाद को सही करने के लिए इसका पेस्ट यूज किया जा सकता है। इसके सीड का पेस्ट, बीजों का पेस्ट यूज किया जा सकता है। और इसके जो लीव्स होते हैं, पत्ते या बार्क होती है, छाल होती है पेड़ की, वो उसमें थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि आपके जो इंजरी वगैरह हैं उसको ठीक करने की इसमें विशेषताएं होती हैं। इससे ऑयल भी बनाया जाता है, जो इसके सीड होते हैं, बीज, उससे ऑयल बनाया जा सकता है। चिलबिल सीड से 50% तक ऑयल होता है इसमें, इसके सीड में। और इसे डाइवर्स क्लाइमेट में ग्रो किया जा सकता है, डिफरेंट क्लाइमेट में, सैंडी सॉइल से लेकर लॉमी सॉइल तक उगाया जा सकता है, यानी कि इन सॉइल में, इन मिट्टी में उगाया जा सकता है इस पेड़ को, इस ट्री को। नेक्स्ट टॉपिक है निक्स्टामेलाइजेशन। देखो एक ये प्रोसेस है, मेथड है। क्या है ये मेथड? बस इतना याद रखना आपको, निक्स्टामेलाइजेशन। निक्स्टामेलाइजेशन क्या है? देखो जो एंशियंट पीपल हुआ करते थे मीजो अमेरिका में, अमेरिका की बात कर रहे हैं हम अभी, अमेरिका में माया सभ्यता थी, एक माया सिविलाइजेशन, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा ये माया सभ्यता या माया सिविलाइजेशन। ये क्या करती थी? जो मेज है ना, मेज, मक्का जिसे बोलते हैं, मक्का को ये किसी बर्तन में रखती थी, उसे भिगो के, और उसे पकाने के लिए एक विधि अपनाती थी, जिसकी वजह से मक्का क्या है, बहुत ही स्वादिष्ट बनता था, न्यूट्रिशस होता था और नॉन टॉक्सिक होता था। तो इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से ये मक्के को कुक करते थे, बनाते थे, पकाते थे, उस प्रोसेस को ही बोलते हैं निक्स्टामेलाइजेशन। तो ये प्रोसेस क्या है, बस इतना आपको याद रखना। और कहाँ पे यूज होता था? माया सभ्यता के लोग, माया सिविलाइजेशन के लोग अमेरिका में, मीजो अमेरिका में यूज करते थे एंशियंट टाइम में। नेक्स्ट टॉपिक है उधमपुर JNK गेट्स अर्थक्वेक ऑब्जर्वेटरी। देखो अर्थक्वेक ऑब्जर्वेटरी इंस्टॉल की है कहाँ पे? JNK, जम्मू कश्मीर में, उधमपुर जगह में। इससे क्या है, अर्थक्वेक जहाँ भी आएगा उसको पता लगाया जा सकेगा कि कितने मैग्नीट्यूड का है, या कुछ भविष्यवाणी की जा सकेगी कुछ समय पहले अर्थक्वेक के बारे में। ये सिस्मिक माइक्रोजोनेशन का ही पार्ट है, ये जो लगाया गया है यहाँ पे ऑब्जर्वेटरी वगैरह। ऑब्जर्वेटरी का मतलब है एक डिवाइस इंस्टॉल कर दिया। इससे क्या है, हिमालयन रीजन में अर्थक्वेक आता है तो अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए इसको यूज किया जा सकता है, पहले से पहले वार्निंग दी जा सकती है। इसमें मेन हमें ये जानना है, जो जम्मू कश्मीर का रीजन है, ये देखो यहाँ पे, ये आपका तब समझ में आएगा, ये इंडिया का मैप देखो,
आप सबको पता होगा यहाँ पे हिमालयाज हैं, हिमालयाज माउंटेन। मैं पेन दूसरा लेता हूँ जो सही से दिखे। ये मान लो यहाँ पे हिमालयन, मान क्या लो यहीं पे हिमालय माउंटेन, ये हो गया ग्रेटर हिमालयाज, क्योंकि हिमालय को तीन भागों में बांटा हुआ है जोग्राफर ने। ये ग्रेटर हिमालय, बीच में हो गया लेसर हिमालय, दूसरे पेन से लेता हूँ, ये बीच में हो गया लेसर हिमालय, और ये हो गया सबसे नीचे, ये हो गया शिवालिक हिमालय। जो ये है हिमालयाज, इसके ऊपर है ट्रांस हिमालयाज। ट्रांस हिमालयाज में काराकोरम, लद्दाख की जो पहाड़ियाँ वो आती हैं, जिसे ट्रांस हिमालय बोलते हैं। ग्रेटर हिमालय ये है जिसे हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। जो लेसर हिमालय है या मिडल वाला सेंट्रल हिमालय, लेसर हिमालय भी बोलते हैं, बीच वाला, जिसे हिमाचल के नाम से भी जानते हैं। और ये है शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय सबसे नीचे वाला, जहाँ से प्लेन एरिया शुरू हो जाता है। तो ये एरिया है जो, इस एरिया से ये ट्रांस हिमालय, ये ग्रेटर हिमालय, ये लेसर हिमालय, सेंट्रल या मिडल हिमालय, ये शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो यहाँ पे देखो कुछ जोग्राफर ने ये जोन बांटे हुए हैं, जैसे तिब्बत प्लेटू है और ये है ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय इंडिया की तरफ है, ये मान लो यहाँ पे ये है, ये यहाँ पे मान लो चाइना का तिब्बत वाला पार्ट है, तिब्बत है ये, और तिब्बत प्लेटू है। तो ये ग्रेटर हिमालय है, ग्रेटर हिमालय और तिब्बत प्लेटू के बीच वाला रीजन है। इस जोन को बोलते हैं ITSZ। ITSZ का मतलब क्या है? इंडो संगपो सिचर जोन। मैं लिख के दिखा देता हूँ, ये हो गया इंडो, और ये टी से है संगपो, TSANGPO, इंडो संगपो सुचर जोन, SUTUR, सुचर जोन, जोन मतलब एरिया, ZONE। तो ये हो गया इंडो संगपो सुचर जोन। किस किस के बीच में? ग्रेटर हिमालय और तिब्बत प्लेटू के बीच में। तो ये याद रखना आपको। और ग्रेटर हिमालय और जो सेंट्रल हिमालय है या लेसर हिमालय या मिडल हिमालय, उसके बीच वाले जोन को बोलते हैं MCTZ। ये है मेन सेंट्रल थ्रस्ट जोन, मेन सेंट्रल थ्रस्ट जोन। थ्रस्ट की स्पेलिंग ये है THRUST, थ्रस्ट। सेंट्रल की आप जानते हो, मेन की आप जानते हो, जोन की स्पेलिंग आप जानते हो। जो लेसर हिमालय है यानी कि मिडल हिमालय, जिसको हिमाचल भी बोलते हैं, और आउटर हिमालय जिसको शिवालिक हिमालय के नाम से भी जानते हैं। शिवालिक हिमालय और मिडल हिमालय के बीच वाला जो रीजन है उसको बोलते हैं MBT, मेन बाउंड्री टेरिटरी या मेन बाउंड्री थ्रस्ट जोन, मेन बाउंड्री थ्रस्ट जोन याद रखना है। जो आउटर हिमालय, शिवालिक हिमालय और इंडो गैंगटिक प्लेन है, प्लेन एरिया जो हमारा, उसके बीच में इंडो गैंगटिक प्लेन और आउटर हिमालय के बीच वाला जोन को बोलते हैं HFF। तो ये जोन के नाम आपको याद रखने, कौन सा किसके बीच में है, बस इतना ही बताना था इसमें, और यही लिखा हुआ है पूरा। नेक्स्ट टॉपिक है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, जॉब्स टारगेट सरपास बाई 28%। देखो, जो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना चलाई थी गवर्नमेंट ने, उसमें जितना टारगेट रखा था उससे ज़्यादा रोजगार इंक्रीज हो गए हैं, ऐसे रिपोर्ट में कहा गया। 28% ज़्यादा रोजगार मिले हैं लोगों को। इसमें देखो, लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग 51 मिलियन जॉब क्रिएट की गई हैं दिसंबर 2020 में, जब ये स्कीम लॉन्च की थी आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, यानी कि 5 करोड़ 10 लाख लोगों को जॉब दी है। दिसंबर 2020 से नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और ये डेटा किसका है? एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का, EPFO का डेटा है इसके डॉक्यूमेंट में। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना में इतने लोगों को दी गई है जॉब। नेक्स्ट टॉपिक है पावर्स ऑफ गवर्नर फ्लोर टेस्ट लॉ इन स्पॉटलाइट। आप सबको पता है अभी महाराष्ट्र में जो चल रहा है, ये महाराष्ट्र में जो कुछ MLA छोड़ के चले गए हैं, शिवसेना की जो पार्टी अलायंस गवर्नमेंट थी उद्धव ठाकरे की जी, तो उसकी वजह से गवर्नर का रोल हाईलाइट होता है। गवर्नर का क्या रोल होता है ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। देखो, महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर थे वो मेजोरिटी लॉस कर दी उन्होंने। अब गवर्नर के पास पावर होती है डिस्क्रिशनरी पावर। और एक बात याद रखनी है, हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर दी गई है, लेकिन संविधान में प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी का पावर, यानी कि जब ऐसी कंडीशन हो जहां कानून यानी कि संविधान में कुछ नहीं लिखा हो तो वो अपनी मर्जी से कुछ डिसीजन ले सके, वो है डिस्क्रिशनरी पावर गवर्नर की और प्रेसिडेंट की।
प्रेसिडेंट की पावर सिचुएशनल है, संविधान में नहीं लिखी हुई। गवर्नर की पावर सिचुएशनल भी है और संविधान में लिखी हुई है कुछ। तो गवर्नर की जो पावर है आर्टिकल 174 क्लाउज 2 सब क्लाउज बी में आती है कि वो कैबिनेट की एड और एडवाइस पे असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं। असेंबली का मतलब विधानसभा की बात कर रहे हैं हम, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। डिसॉल्व का मतलब भंग, भंग का मतलब कैंसल। तो ये भंग कर सकते हैं किसके एडवाइस पे? कैबिनेट के एडवाइस पे। लेकिन कैबिनेट की एडवाइस तभी चलेगी जब गवर्नर को ये लगेगा कि कैबिनेट की मेजॉरिटी है, यानी कि 50% से ज़्यादा विधानसभा में मेंबर हैं कैबिनेट, यानी कि उसके जो गवर्नमेंट है कैबिनेट जिसकी है, तभी चीफ मिनिस्टर की एडवाइस मानेंगे गवर्नर, वरना उसकी एडवाइस मानना जरूरी नहीं है संविधान के अकॉर्डिंग। फिर गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर का रोल आ जाएगा। और देखो आर्टिकल 174 ये कहता है कि गवर्नर क्या है, टाइम टू टाइम हाउस को समन कर सकते हैं, जहाँ भी चाहें, जैसे भी चाहें, जब भी चाहें हाउस को, विधानसभा को बुला सकते हैं उसकी मीटिंग। और गवर्नर ये भी कह सकते हैं कि मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए, और गवर्नर के पास पावर है कम से कम 6 महीने में एक बार हाउस को समन किया जाए, यानी कि कम से कम 6 महीने में एक बार हाउस का सेशन हो। आर्टिकल 163 ये कहता है कि गवर्नर का ये प्रेरोगेटिव है कि वो हाउस को बुला सकता है, लेकिन हाउस को बुलाता है कैबिनेट की एडवाइस पे, एड और एडवाइस पे। यानी कि जो कैबिनेट है, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाई चीफ मिनिस्टर, जो एडवाइस करते हैं, सलाह देते हैं, उनकी एडवाइस पे गवर्नर बुलाते हैं। लेकिन ये जब एडवाइस तभी काम करती है जब तक मेजॉरिटी है उनके पास। मेजॉरिटी नहीं है तो गवर्नर की डिस्कशनरी पावर आ जाती है। तो गवर्नर आर्टिकल 174 के अकॉर्डिंग डिस्कशनरी पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं, और कैबिनेट की एड और एडवाइस को नहीं मानेंगे तब मेजॉरिटी नहीं है कैबिनेट के पास हाउस में। कुछ एक्सेप्शन है, चीफ मिनिस्टर चाहे तो देखो जब मेजॉरिटी लॉस्ट कर देते हैं, मेजॉरिटी नहीं है उनके पास, तो चीफ मिनिस्टर और उनके कैबिनेट के खिलाफ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है, और गवर्नर डिसाइड करते हैं फिर कि हाउस को कब बुलाना है, कब नहीं बुलाना है। और गवर्नर चाहे तो गवर्नर के पास ये डिस्कशनरी पावर है कि वो दूसरी पार्टी के नेता को कह सकते हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए और मेजॉरिटी साबित करने के लिए, या चाहे तो वो दोबारा से इलेक्शन भी घोषित कर सकते हैं। गवर्नर की डिस्कशनरी पावर है। देखो गवर्नर के बारे में हमने अच्छे से डिस्कस किया हुआ अलग से लेक्चर में, पॉलिटी की प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है, या आपने लक्ष्मीकांत में पढ़ा होगा, वहाँ से पढ़ सकते हो डिटेल में। पूरा डिटेल में हम डिस्कस नहीं करेंगे, कई बार पढ़ चुके हैं हम इसको। नेक्स्ट टॉपिक है ऑस्ट्रेलिया सेज LAC असॉल्ट वॉज वार्निंग। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो इंडिया और चाइना के बीच में है। ऑस्ट्रेलिया का कहना है जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में 2020 में चाइना ने जो अटैक किया था, उसके सैनिक आ गए थे इंडिया की तरफ, तो ये एक वार्निंग थी इंडिया के लिए, चेतावनी थी, ऐसा कहना है ऑस्ट्रेलिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का और डिफेंस मिनिस्टर का। लद्दाख में आए थे ये गालवे नाम पे, और गालवान नाम की वैली है जो वहाँ पे, और 20 इंडियन सोल्जर की डेथ हो गई थी उस टाइम पे, इंडिया और चाइना के सोल्जर की भिड़ंत हुई थी जो। तो इंडिया ने भी ऑस्ट्रेलिया की इंडो पैसिफिक एंडीवर एक्सरसाइज है जो, उसमें पार्टिसिपेट किया था अक्टूबर 2022 में, पार्टिसिपेट करेगी, मतलब ये ऑस्ट्रेलिया की इंडो पैसिफिक एंडीवर एक्सरसाइज होने वाली है जिसमें इंडिया पार्टिसिपेट करेगा अक्टूबर 2022 में। तो ये एक्सरसाइज क्या है और कौन कौन देश पार्टिसिपेट करेंगे इसके बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे। पहले LAC के बारे में पढ़ते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है। जैसा आप सबको पता है इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर है अरुणाचल प्रदेश में है, यहाँ हिमाचल, उत्तराखंड में और लेह लद्दाख में जो बॉर्डर है, ये है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लेकिन जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ना, ये देखो इंडिया और चाइना कंट्रोल टेरिटरी को सेपरेट करती है, लेकिन LAC LOC से डिफरेंस है। एक है LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, ये पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है वो है। LOC क्या है, 1948 में डिफाइन की गई थी, ये इमर्ज होकर आई थी LOC। क्योंकि देखो आप सबको पता है जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो कश्मीर इंडिपेंडेंट रहा था, लेकिन कश्मीर ने ये कहा था, कश्मीर के राजा ने, अगर हम पे कोई पार्टी हमला करेगी, पाकिस्तान हमला करेगा तो इंडिया की तरफ चले जाएंगे, इंडिया हमला करेगा तो पाकिस्तान की तरफ चले जाएंगे। तो पाकिस्तान ने हमला कर दिया तो इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया, तो इंडिया का पार्ट बन गया जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन पाकिस्तान के सैनिक आ चुके थे बहुत दूर तक इंडिया में, कहाँ तक आ चुके थे बताता हूँ आपको, यहाँ तक आ चुके थे। तो इंडिया की सेना ने, फिर इंडिया ने सेना भेजी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये खदेड़े, और फिर यूनाइटेड नेशन में इंडिया चले गए, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, और यूनाइटेड नेशन ने सीज फायर डिक्लेयर कर दिया। सीज फायर का मतलब युद्ध विराम, और एक LOC इमर्ज हो गया यहाँ पे 1948 में कश्मीर वार के बाद। तो LOC जो डिफाइन की गई थी वो शिमला एग्रीमेंट हुआ था 1972 में, उसमें सही से डिफाइन की गई थी। और दोनों कंट्री के DGMO आए, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन,
इन्होंने डिफाइन किया, और LOC को डिफाइन किया गया कहाँ से कहाँ तक है, और दोनों कंट्रीज़ ने मान ली, एग्रीमेंट मान लिया। लेकिन LAC के बारे में ऐसा कुछ नहीं माना गया था चाइना और इंडिया के बीच में। जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, दोनों कंट्रीज़ के बीच में कभी भी ना तो ये क्या है दोनों कंट्रीज़ ने मानी है, एग्री की है, और ना ही ये मैप पे डिफाइन की गई है कहाँ पे, और ना ही ये ग्राउंड पे ज़मीन पे डिमार्केट की गई है LAC। बस दोनों कंट्री मानती हैं। इंडिया मानता है कि LAC 3488 किलोमीटर है इंडिया और चाइना के बीच में, चाइना मानता है 2000 किलोमीटर की है। ये देखो जो डॉटेड लाइन देख रहे हो आप ब्लैक कलर में, ये है LAC से इधर ये बहुत सारे रीजन है जो न्यूज़ में रहते हैं। एक ये है काराकोरम पास, काराकोरम की पहाड़ी है यहाँ पे। फिर आता है ये दूसरे नंबर पे दौलत बेग ओल्डी, ये है। फिर देखो वाई जंक्शन, इनकी लोकेशन याद रखनी है, नॉर्थ टू साउथ है, नॉर्थ टू साउथ ऐसे पूछ लेता है UPSC। फिर ये है देखो गलवान वैली, PPP-14 भी बोलते हैं। फिर यहाँ पे देखो गोरगा पोस्ट है, हॉट स्प्रिंग है यहाँ पे। फिर उसके बाद गोरगा पोस्ट है। ये नदन पार्ट है किसका, पेंगोंगसो झील है यहाँ पे, ये वाली, ये नदन पार्ट है, ये सदर्न पार्ट है यहाँ पे। तो ये लोकेशन आपको याद रखनी है। जो इंडो पैसिफिक एंडीवर एक्सरसाइज है जिसमें अक्टूबर में इंडिया पार्टिसिपेट करेगा, उसमें देखो और भी कंट्री पार्टिसिपेट करेंगी, श्रीलंका, इंडिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ये कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी। और ओसीडेक्स 2019 एक बायलैटरल नवल एक्सरसाइज हुई थी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अप्रैल 2019 में, जिसमें ये डिफाइन किया गया था, ये ऑस्ट्रेलिया के इंडो पैसिफिक एंडीवर 2019 का भी पार्ट था, ओसिडेक्स 2019। अब ये 2022 में होगा अक्टूबर में, जिसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट करेगा। नेक्स्ट टॉपिक, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन 1267। ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक रिजोल्यूशन है जिसका नाम है 1267। किससे रिलेटेड है बस इतना याद रखना, और किसने प्रपोजल रखा था। ये इंडिया और USA ने प्रपोजल रखा था। ये अब्दुल रहमान मक्की हैं, इनको टेररिस्ट डिक्लेयर करने के लिए, ये जो अब्दुल रहमान मक्की है इसको आतंकवादी घोषित करने के लिए, डिक्लेयर करने के लिए प्रपोजल रखा था इंडिया और USA ने। और इस रिजोल्यूशन का नाम था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रिजोल्यूशन 1267। लेकिन चाइना ने टेक्निकल होल्ड लगा दिया था, यानी कि रोक लगा दी थी। ये जो अब्दुल रहमान मक्की हैं ये ब्रदर इन लॉ हैं हाफिज़ सईद के, और हाफिज़ सईद कौन है, लश्कर तैयबा का फाउंडर। लश्कर तैयबा एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आतंकवादी संगठन, जिसको बनाया था हाफिज़ सईद ने। हाफिज़ सईद के ब्रदर इन लॉ हैं अब्दुल रहमान मक्की, तो इनको भी टेररिस्ट डिक्लेयर करने के लिए ये रिजोल्यूशन लाया गया था 1267। तो किससे रिलेटेड है ये रिजोल्यूशन, बस इतना याद रखना आपको। और इस टेक्निकल होल्ड का क्या मतलब है, जो चाइना ने लगा दिया था। टेक्निकल होल्ड का मतलब है कि अगले 6 महीने के लिए होल्ड पे हो जाएगा, ये प्रपोजल पास नहीं किया जा सकता, यानी कि उनको टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, जिनको डिक्लेयर करने के लिए ये लाया गया था। चाइना का डबल स्टैंडर्ड है, एक तरफ तो कहता है कि चाइना टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए, और फिर ऐसे टेक्निकल होल्ड लगा देता है, किसी भी टेररिस्ट को टेररिस्ट डिक्लेयर करने के लिए होल्ड लगा देता है। तो क्या कहता है 1267 का रिजोल्यूशन, कहता है कि किसी भी इंडिविजुअल को जब डिक्लेयर कर दिया जाता है आतंकवादी, तो उसको सैंक्शन लगा देते हैं, उस पर उसका आना जाना बंद कर देते हैं, उसकी एक्टिविटी बंद कर देते हैं, उसकी ऑर्गेनाइजेशन है जिनसे वो संबंधित है, जैसे ICIL ये आतंकवादी संगठन है, अलकायदा, इन पे रोक लगा देते हैं। और भी ऑर्गेनाइजेशन है जिन पे पहले आया था ये हैं, ये लिस्ट किए गए थे। 1267 जो लिस्ट है उसमें मसूद हाजर को भी लिस्ट किया गया था। ये हेड हैं जैसे मोहम्मद के, एक हाफिज़ सईद, एक जमात उद्दवा, ये ऑर्गेनाइजेशन है, लश्कर तैयबा ऑर्गेनाइजेशन है, और इनको भी डिक्लेयर किया गया था पहले टेररिस्ट। जो मक्की हैं यूनाइटेड नेशन सेक्शन लगा दी जाएगी इन पे, और इन पे क्या है US ट्रेजरी डिपार्टमेंट है जो वो डिस्क्राइब करता है कि जो ये मक्की है जिसको टेररिस्ट डिक्लेयर करने के लिए यूनाइटेड नेशन में ये रिजोल्यूशन लाया गया था, इन्होंने क्या है लश्कर तैयबा की लीडरशिप ऑक्यूपाई कर रखी है और रोल निभाते हैं टेरर फंडिंग के लिए, आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए फंडिंग देता है, और टेरर अटैक कराने के लिए धमकी देता है, इंडिया को थ्रेट करता है। बहुत सारी स्पीसीज हैं इसकी जो इंडिया के रिगार्डिंग थ्रेट से रिलेटेड हैं, धमकी देने से रिलेटेड हैं, इसलिए इसको टेररिस्ट डिक्लेयर करने के लिए ये रिजोल्यूशन लाया गया 1267। तो यही टॉपिक थे 24, यानी कि आज 24 जून तक के हमारे कंप्लीट हुए, कल से रेगुलर करेंगे। और जो बाकी के टॉपिक बचे हुए हैं अभी भाई साहब कम से कम 8-10 टॉपिक या 10-12 टॉपिक बचे हुए हैं जो इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए भी, प्री के लिए भी, जो एक हफ्ते से पेंडिंग में है, वो भी आने वाले कुछ दिनों में कंप्लीट कर लेंगे हम।